क्राटोस, जो अभी भी अपना बहाना बनाए हुए था, खुद को मुकुजी के सामने खड़ा पाता है। एक मुकुजी पूछताछ से शुरुआत करता है। बताओ तो सही, सर क्रेटोस जांगियो की असली पहचान क्या है? क्राटोस पकड़ा हुआ और ललाट पर झिझक लिए हकलाने लगता है कि वो वहां, और बस पैनिक मोड ऑन। इस बीच बॉल, जिसे लगता है कि ताकत से सब कुछ हो जाता है, कूदता है और कहता है, क्यों शर्मा रही है? मैं बाउंड एमसी। अगर तू बोलेगा तो मैं उस आदमी को ढेर कर दूंगा। क्राटोस फुसफुसाता है, लड़ाई बेहूदगी न करो बेवकूफ। उस इंसान मुकुवेंजी को ध्यान से देखो। क्या वह ऐसा दिखता है जिसे तुम जोर से घूंसा मारकर निकल जाओ? बॉल, जो अब आखिरकार थोड़ा दिमाग लगा रहा है, बड़बड़ाता है, बीएमसी। सच कहूं तो मुझे शुरू से ही वह डरावना लगा। फिर कोने से मुकुजी हाँफता है, मैं सब सुन रहा हूं। क्राटोस सर्द पड़ जाता है। उसकी आत्मा थोड़ी देर के लिए शरीर छोड़ देती है और फिर मुकुजी का अंदरूनी मन बोलना शुरू कर देता है। मिशन का हाथ और दैत्य राजा क्राटोस जंगचियल, तुमने मुझे अनंत कत्लेआम में खींचा और अब तुम शांति चाहते हो। तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारे सच्चे इरादे क्या हैं? क्राटोस महसूस करता है कि वह झूठ से बच नहीं सकता, इसलिए वह बोलता है, असल में हम राजा के सामने सच बताने वाले नहीं हैं। मुकुजी चुप रहता है, बस घूरता है। तो क्राटोस आगे बोलता है, कोशिश करता है कि संभल कर रहे। देखो, जहां हम रहते हैं खेती के लिए बिल्कुल बदतर जगह है, मानो गाजर उगाने की कोशिश कंक्रीट में कर रहे हों। तो हमने अपनी गाड़ी चुनों से भर ली, हां, सूखे आलू, और यहां आकर इन्हें बेचकर सब्जी के बीज खरीदने आए हैं। फिर भी सन्नाटा। क्राटोस आगे कहता है, मैं नहीं चाहता था कि कोई हमें पकड़ ले, इसलिए हमने चुपके से निकलने की कोशिश की। राजधानी बहुत दूर है, हम बस नजदीकी शहर जाकर वापस आना चाहते थे। क्षमा करें, समझिए, हम इतने गरीब हैं कि खाना भी नहीं है। अंदर ही अंदर क्राटोस सोचता है, दया पर दांव लगाते हैं, चलो। गरीबी पर कोई बहस नहीं करता। अब हम फिर उस तनाव भरे पल में हैं। क्राटोस और मुकुजी बस आंखों की टक्कर में लगे रहते हैं। दोनों ऐसे घूर रहे हैं जैसे यह ब्लफ का आखिरी राउंड हो। कोई पलक नहीं झपकाता, कोई आवाज नहीं, और मुकुजी सोचता है, उन आंखों में कुछ छिपा है, पर वे झूठ नहीं बोल रहे। राक्षसों ने तभी लोगों को खाना शुरू किया जब वे भूखे थे। उसका चेहरा नरम पड़ता है और वह आखिरकार कहता है, मैं समझता हूं, पर मैं तुम्हें बस भाग कर जाने नहीं दे सकता। क्राटोस तुरंत सीधा हो जाता है, जैसे स्कूल का बच्चा पकड़ा गया हो। फिर मुकुजी वह तर्क देता है, लॉर्ड अजरान ने तुम्हें यहां आने दिया क्योंकि तुम्हें राजा को भेंट देनी थी। मैं उस पर अनादर नहीं कर सकता। तो वह एक समझौता रखता है, ऐसा है, रास्ते में रुको, अपने सीटों के पास चुनो बेचो, पर मैं तुम्हें राज दरबार तक साथ में एस्कॉर्ट करूंगा। और अब घबराहट, क्योंकि उस ट्रिब्यूट में 2 जानवर भी शामिल हैं जो सौंपने थे। सर्जी और असेरत यह सुनकर ठिठका देते हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी पर सिहरन जाती है। तुम सुन सकते हो उनकी दिमाग की चीख, हम भेंट हैं? क्या इस तरह मेरी मौत होगी? क्राटोस बाहर से बिल्कुल शांत हंसकर टाल देता है और कहता है, बेशक बेशक, ऐसी भेंट वाली बातें हमारे पास घर में तो ढेर सारे ऐसे ही पड़े हैं। सर्जी और अजरात दोनों सोच रहे थे, रुको जरा, ये सच में ऐसा बोल रहा है? लेकिन क्रेटोस, किम, अंदर ही अंदर खलनायक वाली हंसी हंस रहा था। क्या मैं सीरियस दिख रहा हूं? हां, जैसे ही बीज खरीदेंगे हम लोग 9-2-11। सुबह सुबह लॉयड हमेशा की तरह प्रैक्टिकल अंदाज में बोला, तुम्हें ये चूनो रास्ते में बेचनी होगी। ज़ेवियर जिज्ञासा से बोला, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? ये आखिर है क्या? क्रेटोस ने कंधे उचकाकर कहा, हां हां, ये तो बस एक सिंपल चीज है। इधर सर्जी अब भी गुस्से में थी, उस पूरे भेंट वाला जानवर ड्रामे के बाद। क्रेटोस ने ढक्कन उठाया, बड़े ड्रामेटिक अंदाज में, टाड़ा, और माल सामने रख दिया। जेवियर पलक झपकाता है। लॉयड का जबड़ा जमीन पर। जेवियर ने कूल बनते हुए कहा, उम्मीद है तुम बहुत बेचोगे। लेकिन लॉयड तो जैसे वाइब्रेट कर रहा था उत्साह से। ये फिर से दिखाओ, ये तो किसी और चीज से भी ज्यादा कीमती लग रहा है। क्रेटोस कंफ्यूज, हैं, ये तो बस बड़ा सा आलू है, राजा को ये कैसे दे दूं? लॉयड बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। ये बस बड़ा नहीं है,
ये बहुत ही बड़ा है। क्रेटोस पूरा सैसी अंदाज में, ओह माय, ये तो बड़ी मजेदार बात है। अगर सिर्फ साइज मायने रखता है तो सबसे लंबा आदमी ही राजा होना चाहिए। हाँ हाँ। यह सुनकर जेवियर हंसने लगता है और लॉयड को चिढ़ाता है, मुझे लगता है तुम्हें यह इसीलिए पसंद आया क्योंकि यह तुम्हारी शक्ल से मिलता जुलता है। लॉयड अंदर ही अंदर चिल्लाता है, रुको बस, एक दिन मैं अमीर बनूंगा और जब बनूंगा तुम्हें खरीद कर गुलाम बना लूंगा। जेवियर आगे बढ़ता है, अब भी मुस्कुराता हुआ। लॉयड उसके पीछे बड़बड़ाता हुआ और क्रेटोस पीछे पीछे सोचता हुआ, उस आलू के सर वाले की बात शायद सही हो। अगर ये राजा को दे दूं तो कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है। थोड़ा अजीब आलू है, पर असली लक्ष्य तो कुछ और है, मुकुंजी से जल्दी पिंड छुड़ाना, वरना पहचान खुल जाएगी। अचानक जेवियर उत्साह से इशारा करता है, आह, वहां दिख रहा है, हम पहुंच गए। वो था व्यापारिक नगर दबारासिया। लॉर्ड अजरान की मेहरबानी से क्रेटोस और बॉल को अंततः एक कमरा शेयर करने को मिल गया। मुकुंजी और उसका दस्ता किसी और कमरे में डाल दिए गए। और बेचारे जानवर, उनके लिए तो सराय में कोई जगह ही नहीं, यहां तक कि घास का कोना भी नहीं। क्या शानदार मेहमान नवाजी है। क्रेटोस इधर उधर देखता है, कैसा व्यापारिक नगर है ये, ढेरों कमरे हैं, फिर भी इतना खस्ता हाल। खैर, पहला मिशन, चूनो बेचना। लेकिन जैसे ही वो निकलने की तैयारी करता है, अजरात बोलता है, रुको, क्या तुम सच में हमें राजा को भेंट देने का सोच रहे हो? क्रेटोस जैसे बुरा मान गया, क्या? बिल्कुल नहीं, तुम तो हमारे कीमती बिजली रोधी छाते हो, कौन अपने बेस्ट वेदर डिटेक्टर को दे देगा? अजरात आंखें सिकोड़कर बोला, क्या मेरी बिजली रोधी शिफ्ट खत्म नहीं हो गई थी? क्रेटोस तुरंत जवाब देता है, यह तुम्हारा सैबेटिकल ईयर है, बधाई, पेड वेकेशन। तभी सरजी बीच में बोल पड़ी, लेकिन कुछ गड़बड़ है। इंसानों के बाजार आमतौर पर बहुत हलचल भरे होते हैं, यहां तो दानव लोग से भी ज्यादा सुस्ती है। क्रेटोस इधर उधर देखता है। सच में सड़कें अजीब तरह से शांत थीं। क्या यहां की अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है? क्या हम सच में यह सब बेच पाएंगे? लेकिन शक करने का वक्त नहीं। क्रेटोस ने दुकान लगा दी और भारी भरकम आलुओं को जमाकर रख दिया। उसने अपनी पूरी स्ट्रीट वेंडर आवाज निकाली, आइए आइए, देखिए ये अद्भुत चूनो आलू, आकार में विशाल, स्वाद में लाजवाब। यह लो, तुम्हारे सिर के बराबर का आलू, एक का दाम 20, 2 का दाम 30। आओ आंटी, अंकल, बहन, भाई, सामान उठा लो, बड़ा स्वादिष्ट। चुनो बॉल का तो चेहरा ऐसा जैसे वो जमीन में गायब हो जाना चाहता है, लेकिन यही है हमारा दैत्य राजा। क्राटोस तो पलक भी नहीं झपकाता। रोटी कमाने में शर्म कैसी, हम तो जीने के लिए अपनी ही जाति को खा चुके हैं। अब अगर केवल इज्जत खो रहे हैं तो यह तो सस्ता सौदा है। बॉल चुप हो जाता है, फिर क्राटोस के साथ चिल्लाने लगता है, लो चुनो, लो चुनो। क्राटोस सरजी और अजुरात की ओर मुड़ता है, तो तुम लोग मदद करोगे या नहीं? दोनों गहरी सांस छोड़ते हैं। फिर अचानक पूरा दैत्य सेल्स टीम बन जाती है। कूदना, हाथ हिलाना, चिल्लाना, आओ आओ आलू ले लो। क्राटोस सोचता है, अगर यह कोई और बर्फ का शहर होता तो मैं मॉडर्न जंक फूड बेचता और एमएसजी से पूरी इकोनॉमी हिला देता, पर यह तो बस आलू है, बड़ा आलू, बस इतना ही। तो मुझे इसे पूरी ताकत से बेचना होगा। जीवन यापन हमेशा ऐसा ही होता है। फिर बूम, पहला ग्राहक। कोई आगे आता है और पूछता है, अरे सच में सिर्फ 20 सोने का? क्राटोस डिस्को बॉल की तरह चमक उठता है, हां बिल्कुल, और अगर 2 लोगे तो? तभी अचानक भीड़ का तूफान, मेरे लिए 4, मुझे 10 देना, मुझे भी, मैं 6 लूंगा। क्राटोस दंग, हैं? ये क्या हो गया? वायरल मार्केटिंग, वर्ड ऑन ऑफ माउथ बफ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अजुरात बोल उठता है, बेवकूफी छोड़, बेच। सिबी कूद पड़ता है, जी पापा, जैसा दैत्य राजा से उम्मीद थी। क्राटोस नकली आत्मविश्वास दिखाते हुए गला साफ करता है, हां, यह तो प्लान ही था, लाइन बनाओ सब। वह बांटना शुरू करता है। सोने की खनखनाहट, आलुओं की उड़ान। कुछ ही देर में 1/3 स्टॉक खत्म। क्राटोस सोचता है, इस रफ्तार से तो कल तक सब बिक जाएगा। परफेक्ट, सबका जोश बढ़ गया है। क्राटोस अपनी टीम की तरफ मुड़ता है, ठीक है 4 स्वर्गीय राजा, आखिर तक रुको, मैं बीज खरीदने जा रहा हूं। सब ओर से जयकार। फिर क्राटोस एक व्यापारी के पास पहुंचता है।
अरे, मुझे कुछ बीज खरीदने हैं। व्यापारी उसे अजीब नजर से घूरता है। बीज? आप मजाक कर रहे हैं क्या साहब? क्राटोस। हैं? व्यापारी गंभीर होकर पास झुकता है। इस शहर में बीज नहीं खरीदे जा सकते। और क्राटोस पूरी तरह से हक्का बक्का। क्राटोस ने मेज पर इतनी जोर से हाथ पटका कि ऐसा लगा जैसे उसे पैनकेक बना देगा। क्या मतलब है कि हम बीज नहीं खरीद सकते? व्यापारी बिना हिले डुले कंधे उचकाता है। ज्यादातर खाना और बीज बड़े व्यापारी गिल्ड्स ही खरीद लेते हैं। क्राटोस आगे झुकता है। और वो गिल्ड कहां है ठीक ठीक? लेकिन जवाब देने के बजाय व्यापारी आंखें सिकोड़कर उसे घूरने लगता है। अरे, तुम इतने पीले क्यों लग रहे हो? क्राटोस हाथ हिलाकर बात टाल देता है। वो छोड़ो, कौन सा गिल्ड है? व्यापारी थोड़ा झिझकता है, फिर धीरे धीरे अपना शरीर घुमाकर एक और इशारा करता है। वो देखो, उस आदमी से पूछो। क्राटोस मुड़ता ही है कि अचानक उसके पीछे से एक आवाज आती है। माफ कीजिएगा। एक अच्छे कपड़े पहने आदमी आगे बढ़ता है, चेहरे पर वही भाव। मैं तुमसे अमीर हूं और मुझे पता है। वो कहता है, क्या आप वही नहीं थे जो अभी थोड़ी देर पहले फव्वारे के पास बड़े आलू बेच रहे थे? क्राटोस हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। हां, वो मैं ही था। आदमी हल्की मुस्कान देता है। मैं हूं रसलिन, व्यापारी रिचमंड का सचिव। रिचमंड व्यापारी गिल्ड के सारे काम मैं ही संभालता हूं। क्राटोस ठंडे स्वर में जवाब देता है। अच्छा, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? तभी उसके दिमाग में झट से घंटी बजती है। रिचमंड व्यापारी गिल्ड, तो यही है वो बड़ा गिल्ड जिसकी बात हो रही थी। रसलिन समय बर्बाद नहीं करता। सीधा कहूंगा 20%। तुम्हारे आलुओं को मैं तुम्हारी कीमत से 20% ज्यादा पर खरीदूंगा। क्राटोस पलकें झपकाता है। यह क्या खेल है? चेहरे पर शांति रखते हुए वह पूछता है। उससे पहले एक मुट्ठी पत्ता गोभी के बीज कितने के हैं? रसलिन सिर टेढ़ा करता है, फिर लगभग घमंडी लहजे में बोलता है। 1 मुट्ठी कहते हो? अभी हम उन्हें लगभग 100 सोने में बेच रहे हैं। क्राटोस का दिमाग तेजी से घूम रहा था। यह तो सीधा लूट है। मार्केट रेट के हिसाब से 50 सोना ही अधिकतम होना चाहिए। ये लोग लगभग 2 गुना वसूल रहे हैं। तस्वीर साफ हो गई। रिचमंड गिल्ड सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि जमाखोर हैं। वे सप्लाई नियंत्रित करते हैं, सामान का भंडार जमा करके रखते हैं और बाजार को पूरी तरह निचोड़ते हैं। अब सब समझ में आ गया। सूना बाजार इलाका, आधा मरा माहौल और वो सारे बेचारे लोग जो चुनों के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। क्राटोस के होंठ उस मशहूर शैतानी मुस्कान में मुड़ गए। रसलिन ने देखा और मन में सोचा, ये चेहरा कैसा है? क्राटोस ने हिसाब लगाया। भले ही मैं अपना सारा चुनो बेच दूं, उनके दामों पर बीज मुश्किल से खरीद पाऊंगा। लेकिन ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि मुझे इन्हीं से खरीदना पड़े। फिर ठहर कर सोचा, ठीक है, शायद नियम हो, पर कानून मुझ पर लागू होते हैं क्या? उसकी नजर कोने की ओर गई। मुकुजी बाज की तरह देख रहा था। बूढ़े आदमी ने कुछ जरूर भांप लिया था, लेकिन इससे क्राटोस रुकने वाला नहीं था। उसकी शैतानी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैंने तरीका ढूंढ लिया है। इन्हें चकमा भी दूंगा और बीज भी ले लूंगा। क्राटोस ने थोड़ी ऊपर उठाई। तो तुम चुनो खरीदना चाहते हो? हां, रसलिन ने सहजता से कहा। अगर आप अभी हमारे साथ सौदा साइन करें तो। क्राटोस की आवाज तेज और ठंडी हो गई। अपने मालिक को बुलाओ। रसलिन पलकें झपकाता है। पर सारे कामकाज तो मैं ही देखता हूं। क्राटोस की घृणा और गहरी हो गई। तुम बस स्टाफ ही हो ना? मुझे शक है कि तुम मेरी पेशकश संभालने की जगह में हो। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कोई छोटा मोटा व्यापारी नहीं हूं। क्राटोस ने सोचा। रसेल की मुस्कान तंग हो गई। मैं रिचमंड गिल्ड का दूसरा प्रमुख हूं। मेरे पास लगभग सारे फैसलों का अधिकार है। क्राटोस ने सपाट आवाज में कहा। फिर उसने बम गिरा दिया। ठीक है, तो 1 आलू के लिए तुम मुझे 200 सोने दे दो। खरीद रहे हो या नहीं? रसेल की जबड़ा खुल गई। 200 बहुत ज्यादा है। क्राटोस ने स्मिर्क किया। ओह, देखो तुम्हारी पर्स कितनी तंग है। क्यों, फैसला नहीं कर पा रहे? वह हंसा और झुककर बोला। तुम्हारे मालिक ने शायद सोचा होगा, एक बड़ा सूखा आलू, आसान स्टोर करना, भारी मात्रा। अगर राजसी सेना के हाथ लग गया तो यह तो सोने की खान है। फिर कमरे को कुचल देने वाली मौजूदगी के साथ क्राटोस ने आखिरी तीर दागा। अब एक सवाल,
इसे घाटे पर बेचो। पर अगर ये तुम्हें आगे राजसी सप्लाई के डील दिलवाए तो क्या वाकई यह घाटा होगा? रसेल तन गया, परेशान और पूरी तरह शब्दहीन। क्राटोस ने गिल्ड हॉल की ओर इशारा किया। अपने बॉस को बुलाओ। रात हो चुकी थी, बारिश हो रही थी और ठंड थी। बाहर सर्गी और अजरत भीगी हुई खड़े थे। अजरत, जो साफ तौर पर तंग आ चुका था, चिल्लाया, मैं कभी तुम्हें नहीं माफ करूंगा, डेमन लॉर्ड पेल। सर्गी उसे चुप रहने को कहती है। शांत रहो, अगर लोग तुम्हें ऐसे बोलते सुन लेंगे हमें मुश्किल मिल जाएगी। अजरत वापसी में बोला, तुम कब से इतने वफादार बन गए पेली? क्या तुम पागल हो कि हमें यहां इंसान के देश में खींच लाया गया? सर्गी ने कहा, मैं मजे कर रही हूं। यह सुनकर अजरत कुछ हिल गया। क्या कहा? सर्गी की आंखें थोड़ी दूर कहीं देखती हुई ग्लेज सी हो गईं। जब मैं छोटी थी मैं इस जगह को देखना चाहती थी। कहते हैं यहां बहुत खाना है और कोई एक दूसरे को नहीं खाता। मैं तो इसे सोच भी नहीं सकती थी। फिर उसका लहजा नरम हुआ। मेरे माता पिता को किसी बड़े दानव ने खा लिया था और मुझे दुख भी नहीं हुआ। बस ये उम्मीद थी। वह अजरत को देखती है। जब तुम्हारे छोटे भाई बहन खाए गए थे तब भी ऐसा नहीं लगा क्या? अजरत चुप हो गया। सर्गी आगे बढ़ी। यह शहर मेरी सोच से गरीब है, पर यहां लोग एक दूसरे को नहीं खाते। मैंने बाजार में एक पिता देखा। वह अपने बच्चे से ज्यादा भूखा था, पर उसने अपना चुन्नो पहले बच्चे को दे दिया। अगर हम यहां जन्म लेते शायद हमारे परिवार भी खुश होते। उसकी आवाज कांपती है। अजरत ने देखा कि सर्गी रो रही है। तुम भावुक होते हो तो बस पंजा गिरा देते हो, वह बोला। सर्गी ने सूंघ कर कहा, क्या? मैंने बस उच्चारण सीखा। बिना और बोले अजरत ने सर्गी के सिर पर एक पंख फैलाया, उसे बारिश से छिपाते हुए। अब शायद दानवों के लिए भी खुशियों का युग आ सकता है। तभी धक्का, क्राटोस अंदर फूट पड़ा। अरे तुम भी आओ। अजरत घबरा गया। ओह नहीं, यह सब एक गलत फहमी है। सर्गी उसे धक्का दे देती है। अजरत मुझे परेशान कर रहा है, उसे मार दो। क्राटोस परवाह नहीं करता, बस दोनों को उठाकर कहता है, अंदर आओ। डेमन 4 हेवनली किंग रणनीति बैठक। इनके अंदर अजरत बिफरने लगता है। वे सब खाना जमा कर रहे हैं और पागल दामों पर बेच रहे हैं। सर्गी भौहें चढ़ाती है। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या सबके लिए काफी नहीं है? क्राटोस, किम समझाता है, यह जिंदा रहने के लिए नहीं है, बस और ज्यादा पैसे चाहिए। बॉल समझदारी से सिर हिलाता है। बॉल यह जानता है जब जरूरी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो लोग इज्जत की चाह में भागते हैं। क्राटोस उसे घूरता है। यह कैसी दिखावटी, दुनिया तोड़ू बकवास है। अजरत जोर देकर कहता है, यह इज्जत नहीं, सीधी सीधी लालच है, जबकि उनके पास पहले ही बहुत कुछ है। सटी भी बोल पड़ती है। और इसी बीच लोग सच में भूख से मर रहे हैं। खोए हुए परिवारों की यादें सबके सामने चमक जाती हैं। बॉल बड़बड़ाता है। बॉल को गुस्सा आ रहा है। क्राटोस मुस्कुराता है। तुम नफरत कर सकते हो, लेकिन इंसान ऐसे ही होते हैं। हमें अपने लक्ष्य के हिसाब से चलना है। उसकी मुस्कान और पैनी हो जाती है। दानवों को दानवों की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। हम उनके गोदाम पर धावा बोलेंगे। डेमन क्षेत्र में वापसी आसमान खुद को अराजकता में मोड़ रहा है। एक और बवंडर ऊपर की ओर घूमता है। बार बार दानव दूरी पर इकट्ठे होकर घबराकर फुसफुसा रहे हैं। ये हार्ड टॉक आखिर कर क्या रहा है? बीचों बीच हार्ड टॉक खड़ा है। नसें फूल रही हैं। वो दहाड़ रहा है जैसे बवंडर को डराकर आज्ञाकारी बना देगा। कुछ दानव चुगली करते हैं। पहले उसने हमें पत्थरों से एक विशाल खाना पकाने का बर्तन बनाने को कहा। अब बस पूरे दिन तूफान घुमा रहा है। आखिरकार हार्ड टॉक एक घुटने पर गिर जाता है। पसीना टपक रहा है। वो खुद को घसीट कर उठाता है, झांकते दानवों को देखता है और गुर्राता है। क्या देख रहे हो? पहले ही ब्रेक टाइम शुरू हो गया। तुरंत सब भाग जाते हैं, जैसे परीक्षा में नकल करते पकड़े गए बच्चे। तभी जेफोस शांति से चलता हुआ आता है। मिस्टर हार्ड टॉक, आप खुद को बहुत ज्यादा धकेल रहे हैं। इतनी सारी पानी आखिर इस्तेमाल कहां करोगे? हार्ड टॉक की छाती उठती गिरती है। वह गुर्राता है। जैसा तुम जानते हो, यहां अनगिनत दानव इकट्ठे हुए हैं। मौजूदा चुन्नों से हम सबको खिला नहीं सकते। फिर उसकी आवाज गरज उठती है।
मैं चुन्नों को पानी में डालकर उबाल दूंगा। इस तरह हम उन्हीं सामग्रियों से कई गुना ज्यादा खिला सकेंगे, क्योंकि इस छोड़ी हुई जमीन में कोई भी दानव भूखा नहीं रहना चाहिए। बाहर से जेफोस शांत खड़ा है, पर अंदर से हिल गया है। अगर ये नेक काम है तो हार्ड टॉक ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी को मारते हुए कर रहा हो? फिर सोचता है, शायद यही दानवों का डिफॉल्ट रूप है। जब से डेमन किंग ने ऐलान किया है हम अब खेती करेंगे, सब कुछ बदल रहा है। और ये हार्ड टॉक, वही कुख्यात निर्दयी ठंडे दिल वाला हार्ड, अब खुद को तोड़ रहा है ताकि दानव भूखे न रहें। सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर उसे इतना बदलने पर मजबूर किसने किया? हार्ड टॉक अचानक हंस पड़ता है, फिर वही खलनायक सी मुस्कान लेकर कहता है, मुझे बहुत तारीफ मिलेगी, है ना? जेफोस व्यावहारिक बने रहने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर हार्ड टॉक, इतने बड़े पत्थर के बर्तन को गर्म करने के लिए बेहिसाब लकड़ियां लगेंगी।